जाने वाले की ये निशानी है, देखकर नक्शे पा को रोते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तीसरी बार में 400 पार यानी रिकॉर्ड बहुमत के साथ सत्ता में आने का दावा करने वाली बीजेपी की हालत 2 चरणों के मतदान में ही खस्ता दिख रही है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर हुई वोटिंग और उसके बाद 26 अप्रैल को 88 सीटों पर हुई वोटिंग के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं दोस्तों, उनसे बीजेपी खेमे में चिंता बढ़ते जा रही है, क्योंकि दोनों चरणों में वोटिंग का प्रतिशत पिछली बार यानी 2019 के मुकाबले कम रहा। खासकर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो बिल्कुल निकलकर नहीं आई है, जबकि इसी यूपी के दम पर बीजेपी दिल्ली में अपना दम दिखाती रही है। बीजेपी का यूपी किला अगर अब दरक रहा है तो यह तय मानिए कि देश के बाकी हिस्सों में भी हालात ऐसे ही हैं, यानी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं है। गुजरात भी एक ऐसा ही राज्य है जहां बीजेपी ने बरसों से अपने अलावा किसी और को जमने ही नहीं दिया, कांग्रेस को भी समेट कर रख दिया। मगर इस बार परसोत्तम रुपाला को कहना पड़ रहा है कि मुझसे गलती हो गई, इसकी सजा मोदी को मत दीजिए। मतलब जनता अब मोदी से भी नाराज है। परसोत्तम रुपाला के क्षत्रियों के खिलाफ दिए गए बयान से गुजरात में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है ही, बल्कि इसका असर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी पड़ा है। वहीं प्रियंका गांधी ने शनिवार को गुजरात के वलसाड में एक जबरदस्त रैली की और इसमें एकदम नए अंदाज में मोदी को घेरा, और जनता जिस तरह से उनका साथ देती हुई नजर आई, उससे जाहिर हो रहा है कि इस बार गुजरात में भी हवा मोदी और बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 19 तारीख के बाद से सियासी हालात एकदम बदल गए हैं और यही वजह है कि बीजेपी भी अब एक रणनीति पर टिक नहीं पा रही है, बल्कि बार बार अपना स्टैंड बदल रही है। मोदी ने काफी पहले से 400 पार की बात इन चुनावों में कहनी शुरू कर दी थी, लेकिन अब मोदी लोगों को बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मोदी भी हवा के बदलते रुख को समझ गए हैं, इसीलिए उनकी भाषा, उनके भाषण और उनके भाव सब बदल गए हैं। प्रियंका गांधी ने वलसाड में कहा कि मोदी पर उम्र का असर दिख रहा है। सुनिए जरा प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। घर में शादी होती है, हर परिवार में ऐसा होता है, शादी होती है तो शादी के समय आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार देखा है कि हमेशा एक अंकल जी होते हैं जो कोने में बैठ जाते हैं और अपना छोटा सा दरबार लगाते हैं कि नहीं? होते हैं ना। जो भी बोर हो रहा होता है वो कहता है कि भाई सुनूं मैं अंकल जी क्या कह रहे हैं। जाके सुनते हैं कि अंकल जी क्या कह रहे हैं, आज कुछ ना कुछ नया तो लाएंगे। और अंकल जी सबको अपना ज्ञान देते रहते हैं, देते हैं कि नहीं, है ना? अब आप बताओ, एक दिन अगर आप ऐसे एक शादी में या कहीं भी आप चाय की दुकान में बैठे और एक ऐसे ज्ञान देने वाले अंकल जी बैठे हों और वो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ, अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। हंस रहे हो ना? मान लो किसी चाय के दुकान में या किसी शादी में किसी ज्ञान देने वाले अंकल ने ऐसी बात कह दी हो, तो आप क्या कहते? आप कहते कि भाई आज तो अंकल ने बहुत बड़ी बात कर ली, खूब गहरी साजिश निकाल दी। हंसते ना? हंसते कि नहीं हंसते? आप कहते हैं कि क्या बकवास कर रहे हैं यार अंकल, कुछ नया सोचो। अब देश की परिस्थिति ये हो गई है कि उसी तरह से देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी, जो सबसे बड़ा पद ले रखे हैं देश में, जिनके पास सबसे ज्यादा सत्ता है, उस पद की गरिमा को, उस पद की गंभीरता को आधार बनाकर
ऐसी बकवास की बातें आपके सामने चुनाव। तो मोदी के भाषणों को सुनकर पता चल रहा है दोस्तों कि मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या इस डगमगाए कॉन्फिडेंस यानी टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ मोदी बीजेपी को निर्णायक बहुमत दिला पाएंगे, या 10 साल सत्ता में गुजारने के बाद अब मोदी बीजेपी पर भार बन चुके हैं और शायद इस बार जनता बीजेपी का यह भार उतार दे। तो आज आइए दोस्तों आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि 2 चरणों के मतदान के बाद अब क्या होगा बीजेपी का हाल, और यह भी समझेंगे कि क्या पहले 2 चरणों में मिली निराशा के बाद चुनावी मैदान में मजबूती से उतर पाएगी बीजेपी, या इस बार इंडिया गठबंधन के हाथ लगेगी बाजी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि इस चुनाव की शुरुआत में ही बीजेपी को कैसे लगा है तगड़ा झटका। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले गए थे और 19 तारीख की शाम से ही बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था कि 2014 और 2019 में जिस तरह मोदी लहर या मोदी जादू की बात होती थी वो अब दूर दूर तक नहीं है। इसके बाद दूसरे दौर में 88 सीटों पर वोट पड़े और इनमें भी बीजेपी के लिए निराशा का माहौल रहा, क्योंकि पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत गिर गया। लोगों में बीजेपी को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखा और अखिलेश यादव की माने तो यूपी में बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी निराश ही रहे। अखिलेश यादव ने कहा, पहले 2 चरण के मतदान के बाद अगले चरणों में बीजेपी का हाल और बुरा होगा। अभी 2 चरण में बीजेपी को मतदाता नहीं मिले, अगले चरणों में बूथ एजेंट तक नहीं मिलेंगे। जनता ने भाजपा का बोरिया बिस्तर और झोला सब बांध दिया है। दरअसल जनता को लगने लगा कि मोदी मुद्दों की बात न करके केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में लगे हैं, जबकि जनता 10 साल बाद अब मोदी से उम्मीद कर रही थी कि वो कई आर्थिक मुद्दों खासकर बेरोजगारी और महंगाई पर कुछ तो कहेंगे। लेकिन हर साल 2 करोड़ रोजगार और हर खाते में 15 लाख डालने का वादा करने वाले मोदी अब या तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लोगों को बताते फिर रहे हैं या फिर कह रहे हैं कि एक मौका और दे दो तो मैं अब और ज्यादा मेहनत करूंगा और बड़े फैसले लूंगा। तो मोदी को इस देश की जनता ने 10 साल दिए ताकि वो उन सारे कामों को कर सके जिसके वादे वो करते आए हैं। आप याद कीजिए 2014 में जब मोदी आए थे तो थोड़े दिनों में ही उनकी बहानेबाजी शुरू हो गई थी कि कांग्रेस ने इतना बिगाड़ दिया है कि हमें सुधारने में वक्त लगेगा। तब सवाल यही था कि आखिर कितना वक्त लगेगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद तो उन वादों को पूरा करने की शुरुआत हो जानी चाहिए थी जो बीजेपी ने लोगों से किए थे। लेकिन 2 करोड़ रोजगार की जगह लोगों को नोटबंदी मिली, 15 लाख हर खाते में नहीं पहुंचे, बल्कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में लेने के लिए लाइन में लगना पड़ा। मोदी ने स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, आपको याद होगा। लेकिन फिर भी देश में एक नए सार्वजनिक उपक्रम खड़े नहीं हुए, बल्कि जो थे वो भी सब बिक गए और वो भी 2-3 लोगों के बीच ही बट गए। आप याद कीजिए, और कहा जा रहा है लगातार कि सिर्फ 22 लोग जो हैं उनके पास 70 करोड़ लोगों की संपत्ति है। तो मोदी ने सत्ता हासिल करने के बाद संसद की ड्योढ़ी पर माथा टेका और यह बताने की कोशिश की कि लोकतंत्र में उनका कितना यकीन है। लेकिन 10 सालों में पुराने संसद भवन की जगह नया संसद भवन बन गया, उसमें राजदंड स्थापित हो गया, सांसदों को निलंबित करने का नया रिकॉर्ड बन गया, संसद में बिना चर्चा के कानून बनाने की नई परंपरा स्थापित हो गई। लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अनेक उदाहरण, अनेक एग्जाम्पल मोदी ने बना दिए जिन पर चर्चा करें तो कई दिन लग जाएंगे। इसीलिए इस बार के चुनावों में इंडिया गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान को बचाने को एक अहम मुद्दा बना दिया है और इस मुद्दे के सामने बीजेपी टिक कर खड़ी नहीं हो पा रही है। बीजेपी के 400 पार नारे ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी है। बीजेपी के प्रचार तंत्र ने अब की बार मोदी सरकार का नारा पहले के चुनावों में इस्तेमाल किया और उसका फायदा उसे मिला। लगातार 2 बार की जीत से अति आत्मविश्वास में पड़ गई बीजेपी ने इन चुनावों में अब की बार 400 पार का नारा दिया। लेकिन इस नारे के साथ एक सवाल भी उठने लगा कि क्या बीजेपी संविधान में बदलाव लाने के लिए इतना बड़ा बहुमत हासिल करने का लक्ष्य को रख रही है। बीजेपी के नेता अनंत हेगड़े, ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, अरुण गोविल सभी कह चुके हैं कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। लेकिन उनके इन दावों का जब उल्टा असर पड़ने लगा तो अब मोदी बचाव करते फिर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बाबा साहब भी चाहें तो संविधान बदला नहीं जा सकता।
कई सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मोदी विपक्ष के सवालों पर बचाव करते दिख रहे हैं, वरना तो वो विपक्ष के आरोपों को हमेशा अपने लिए सहानुभूति वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल करते देखे गए हैं। लेकिन इस बार मोदी संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे पर फंस गए हैं, क्योंकि उनकी सरकार में कई ऐसे फैसले हुए जिनसे लोकतंत्र के कमजोर होने का खतरा बढ़ा। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप मोदी सरकार पर लगे, जांच एजेंसियों के राजनीतिक उपयोग के आरोप लगे और चुनावों से ठीक पहले जिस तरह झारखंड और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया, उससे बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया। जनता ने यह देखा कि जब मुख्यमंत्री पर इस तरह की कार्रवाई हो सकती है तो फिर आम लोगों की बिसात ही क्या है। इसके अलावा विपक्ष को कमजोर करने की बीजेपी की रणनीति भी इन घटनाओं से जनता के सामने खुल गई। इसका दोहरा नुकसान बीजेपी को हुआ। तो विपक्ष के नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई, विपक्षी दलों को तोड़ने की कोशिश और बार बार इंडिया गठबंधन के टूटने की भविष्यवाणी करने का नुकसान बीजेपी को अब उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष इन सारे हमलों के बावजूद न टूटा न झुका। नीतीश कुमार और जयंत चौधरी के पलटने से उनका ही मजाक जनता के बीच बनने लगा, और वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने से उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए लोगों की सहानुभूति बढ़ी। बीजेपी का यह दांव फेल हो गया तो मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी बीजेपी के नेताओं ने भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, मगर यहां भी मोदी ने बीजेपी को फंसा दिया, क्योंकि उनके झूठ को पकड़ने के लिए खास मेहनत नहीं करनी पड़ी। लोग अब खुद ही कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं और उसमें से मोदी की कही हुई बातों को खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, निकाल रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र आते ही मोदी ने उसे मुस्लिम लीग की छाप बताया और उसके बाद घोषणा पत्र को लेकर कई गलत दावे किए। एक रैली में मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक नागरिक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। इसके बाद कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के संपत्ति के बंटवारे को लेकर दिए बयान का जिक्र छत्तीसगढ़ की एक चुनावी रैली में किया कि जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी और जब जीवित नहीं रहेंगे तब आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इस बार के मैनिफेस्टो में सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण का संकेत दिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बागपत में एक रैली में कहा कि कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जब मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। जैसे मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग की थी, वही आज कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी मोदी के बाद पूरी बीजेपी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर झूठ बोलने लगी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी से मिलकर उन्हें घोषणा पत्र के बारे में समझाने के लिए वक्त मांगा और जब मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अब खड़गे ने मोदी को एक पत्र लिखा कि कांग्रेस के न्याय पत्र का लक्ष्य हर जाति और समुदाय के युवाओं, महिलाओं, किसानों और हाशिए पर रह रहे लोगों को न्याय मुहैया करना है और आपको आपके सलाहकार उन बातों को लेकर गलत खबर दे रहे हैं जो घोषणा पत्र में लिखी ही नहीं है। खड़गे के इस जवाब के अलावा कांग्रेस के बाकी नेता भी अपने भाषणों में न्याय पत्र का सच जनता के बीच रख रहे हैं। जैसे न्याय पत्र में संपत्ति के पुनर्वितरण की बात नहीं है, बल्कि इसमें कहा गया है कि साल 2014 और 2023 के बीच अमीर और गरीब के बीच असमानता में खासकर वृद्धि हुई है। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी हार के डर से कांप रहे हैं, इसीलिए वो लगातार एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता समझ गई है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों के नेता हैं, गरीबों के नहीं। वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता संविधान की रक्षा के लिए खड़ी हो गई है। तो कांग्रेस के न्याय पत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी भेदभाव के सभी जातियों और समुदायों के लिए 10% आरक्षण की बात है। घोषणा पत्र का एक हिस्सा धार्मिक और भाषा संबंधी अल्पसंख्यकों को लेकर है, जिसमें विदेश में पढ़ने के लिए मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बहाल करने और स्कॉलरशिप की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है। साथ ही इसी न्याय पत्र, घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो जो भी कह लें, उसमें अल्पसंख्यकों के जो छात्र हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र हैं और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, बिजनेस, सर्विसेज, खेल और दूसरे क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता करने की बातें की गई हैं। लेकिन कहीं भी मुस्लिम या शरिया या तालिबान जैसे शब्द नहीं हैं और बीजेपी नेता इन्हीं शब्दों की जुगाली दिन रात कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के लिए माहौल बिगड़े। मगर बीजेपी की यह कोशिश उसकी मुसीबतें और बढ़ा रही है।
बीजेपी के लिए चुनावों की शुरुआत खराब रही है और उसकी रणनीति अब आगे भी बीजेपी के लिए माहौल खराब कर रही है। मोदी का आत्मविश्वास हिलता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस उम्मीदों से लबरेज दिख रही है। खैर, शायर आनिस मुईन ने ठीक ही फरमाया है कि उम्मीदें सहर भी तो विरासत में है शामिल, उम्मीदें सहर भी तो विरासत में है शामिल, शायद कि दिया अब के जलाएगा कोई और। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।